मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार। और भौगोलिक विस्तार में देखो, मैप बना लो एक, और मैप बनाकर इस प्रकार से ये जिले अंकित कर लो इस पर, ताकि राजस्थान के मैप में भी तुम्हें पता रहे कि ये मेवाड़ कहाँ पर था। मैप बनाना नहीं आता है, मैप बनाना सीख जाओ। ज्योग्राफी याद नहीं होगी, नहीं रट लोगे, नहीं तो फिर बैठ कर रटोगे ज्योग्राफी को कि हाँ मेवाड़ दक्षिणी में है, दक्षिण में है, दक्षिण में मेवाड़ है, ऐसे रटते ही रहोगे बैठकर। देखो, यदि मैप नहीं बने तो इस प्रकार से प्लस बनाओ, और प्लस बनाकर इनको मिला लो, ये बन गया मैप। ठीक है। पतंग का आकार है राजस्थान, पतंग की आकृति का है, हाँ विषम कोणीय है, कोण फिक्स नहीं। टीएच हेंडले ने राजस्थान की आकृति दी थी। जिसको मैप याद नहीं है रफ में बार बार बनाया करो, ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो रटते ही रहोगे फिर ज्योग्राफी को भी। हाँ सलूमर भी आएगा, सलूमर भी लिख लेना इसमें। उदयपुर से अलग होके नया जिला बना है सलूम्बर, यहाँ पर लिख लेना सलूम्बर, इस जगह पर नया जिला बना है। इसी ठिकाने की, इसी शहर की राजकुमारी थी, इसी ठिकाने की रानी थी, जिसका नाम था सहल कवर, सलूम्बर की सामंत की रानी। चूड़ावत मांगे थे नानी, सर काट दे दियो सतरानी, सलूम्बर की थी वो। छाप लिया सबने। देखो, मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखो कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, और इसके अलावा सलूम्बर। इन सभी को संयुक्त रूप से पहले किस नाम से जानते थे, वर्तमान में नहीं जानते हैं, पहले इनको मेवाड़ के नाम से जानते थे। इसके बाद में देखो, ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के प्राचीन नाम, इसको पहले मेवाड़ से भी पहले और नामों से भी जानते थे। इसको और कौन कौन से नामों से जानते थे, तो लिखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। देखो, इसको और किस किस नाम से जानते थे, इसको बोलते थे मेघ, मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। ठीक है। और इस सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, सिवी जनपद, इसकी राजधानी थी मध्यमिका। इसकी कैपिटल लिख लेना, राजधानी मध्यमिका। देखो, मेर जाति ज्यादा रहती थी यहाँ पर, मेर जाति के निवास स्थान होने के कारण इसको बोलते हैं मेदपाट। ठीक है। वहां का इलाका पूरा का पूरा पथरीली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इस वजह से इसको बोलते थे प्रागवाट। क्या बोलते थे इसको, प्रागवाट। इसके अलावा देखो यहाँ पर सिवी जनपद, पंजाब की एक जाति थी, एक जनजाति थी, जिसको बोलते थे सिवी, और वो यहाँ पर आकर मेवाड़ में आकर रहने लग गई, और मेवाड़ में वो आकर रहने लगी थी चित्तौड़ के पास में, स्थान था मध्यमिका, वहां पर रहने लग गई थी। उस सिवी जाति के रहने के कारण इस प्रदेश को सिवी जनपद के नाम से भी जानते थे। किस नाम से भी जानते थे, सिवी जनपद के नाम से भी जानते थे।
सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसकी राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। ठीक है, अब देखो मेवाड़, इस मेवाड़ का अर्थ क्या है, मेवाड़ का अर्थ है मेर जाति से घिरा हुआ क्षेत्र। इसका अर्थ क्या है, मेर जाति से घिरा हुआ क्षेत्र, इसी कारण इसको मेवाड़ बोलते हैं। तो मेवाड़ का अर्थ भी लिख लो, देखो मेवाड़ का अर्थ, मेवाड़ का अर्थ मेर जाति से घिरा हुआ क्षेत्र। मेर, मेर, मेर नहीं है, मेर अलवर भरतपुर में है, मेर है मेर। मेर जाति से घिरा हुआ क्षेत्र, इसी को बोलते हैं मेवाड़। लिख लिया सबने। अब देखो यहाँ पर इस मेवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश राज करता था, इस मेवाड़ के अंदर गोहिल राजवंश राज करता था। कौन सा राजवंश राज करता था, गोहिल राजवंश, मेवाड़ राजवंश। देखो यहाँ पर राजवंश था गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश था, गोहिल राजवंश। एक गुहादित्य नाम का व्यक्ति था, उसने राजपाट शुरू किया था। किस व्यक्ति ने राजपाट शुरू किया था, गुहादित्य ने। गुहादित्य ने राजपाट शुरू किया, इस वजह से इस राजवंश का नाम क्या हो गया, गोहिल। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इसी राजवंश को बोलते हैं सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश, ये जो गोहिल राजवंश है, इसी का दूसरा नाम है सिसोदिया राजवंश। अब दोनों नाम क्यों है और दोनों एग्जाम में आते हैं, दोनों किताबों में दिए हुए भी हैं तुम्हारे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले गोहिल नाम के व्यक्ति ने राजपाट शुरू किया, इस वजह से इस राजवंश का नाम हो गया गोहिल राजवंश। इसका नाम क्या हो गया, गोहिल राजवंश। तो गोहिल राजवंश, उस गोहिल से लेकर रावल रतन सिंह तक गोहिल राजवंश चला। लेकिन बीच में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20-25 साल तक चित्तौड़ पर अपना राज स्थापित करके रखता है। और उस रतन सिंह के मरने के बाद में, उस रतन सिंह के साथ में उसके फैमिली के लोग भी शहीद हो जाते हैं। अलाउद्दीन से जब युद्ध करते हैं उस समय उसकी पूरी फैमिली के लोग शहीद हो जाते हैं। अब आगे राजपाट कोई चलाने वाला था नहीं, दोबारा राजपाट शुरू करने वाला भी नहीं था कोई। तो फिर क्या होता है, जब गुहिल से लेकर रतन सिंह तक के राजा बने, उन्हीं राजाओं में से बीच में से किसी राजा का एक बेटा एक दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है, एक ठिकाने में जाकर बस जाता है। उस ठिकाने का नाम था सिसोदा। ठिकाने का नाम क्या था, सिसोदा। इस ठिकाने में जाकर वहां पर वो बस जाता है। ठीक है, और वहां पर इस ठिकाने के अंदर एक व्यक्ति होता है, एक प्रतापी सामंत होता है जिसका नाम था हमीर। प्रतापी सामंत का नाम क्या था, हमीर। हमीर यहाँ का सामंत बना हुआ था। 20-25 साल तक मेवाड़ पर राज चला अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिजर खान, वो यहाँ पर राजपाट चलाता है। लेकिन अब दोबारा इनके राजपाट को शुरू करने वाला कोई व्यक्ति था नहीं। इन्हीं के राजवंश से रिलेट कोई व्यक्ति था जो सिसोदा गांव में जाकर रहता, यहीं पर रहता था, और उसका नाम था हमीर। इसको पता चलता है कि इस प्रकार से हमारे दादा परदादाओं का यहाँ पर वंश चलता था। लेकिन 21 साल के अंदर एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, वो यहाँ पर राज चला रहा है। और जैसे इसको पता चलता है हमीर को, यह हमीर क्या करता है, सिसोदा गांव से अपनी सेना इकट्ठी करता है, आसपास में और गांव से सेना इकट्ठी करता है, और ये अपनी सेना लेकर आता है और वापस अपने चित्तौड़ के अंदर राजपाट की शुरुआत करता है। लगभग 1326 की घटना है। जब दोबारा राजपाट की शुरुआत करता है तो इसके नाम के पहले या इसके नाम के बाद में राजवंश लगता है सिसोदा राजवंश। कौन सा राजवंश लगता है, क्योंकि ये कौन से गांव से आकर यहाँ पर बसता है, सिसोदा। सिसोदा गांव से आकर ये दोबारा राजपाट की शुरुआत करता है। इस वजह से इसी राजवंश को और किस नाम से जानते हैं, सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो इस वजह से इसके दो नाम है, गोहिल राजवंश भी नाम है, सिसोदिया राजवंश भी इसका नाम है। इसी
हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं कि विषम परिस्थितियों में शेर की तरह लड़ने वाला व्यक्ति था ये। मेवाड़ का उद्धारक भी इसको बोलते हैं, किसने मेवाड़ का दोबारा उद्धार किया था, दोबारा अपने राजपाट की शुरुआत की थी इसने। नहीं तो एक प्रकार से मेवाड़ में राजपाट है वो समाप्त हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने राज कर लिया था 20 साल। तो ये दोबारा अपने गांव सिसोदा गांव से आकर दोबारा राजपाट की शुरुआत करता है। इसके बाद में, इस हमीर के बाद में मेवाड़ के जितने भी राजा बने वो सारे के सारे सिसोदिया कहलाए। ठीक है। और हमीर से पहले रतन सिंह था। हमीर से पहले कौन था? रतन सिंह। तो गोहिल से लेकर रतन सिंह के सारे राजा थे वो कहलाए थे गोहिल। गुहादित्य से लेकर रतन सिंह तक सारे के सारे राजा कहलाते थे गोहिल। और इसके बाद में, इस रतन सिंह के बाद में हमीर आता है। हमीर से लेकर लास्ट तक जितने भी राजा बने थे वो सारे के सारे सिसोदिया कहलाए थे। सारे के सारे क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। तो आपको ये मन में नहीं रखना है कि सर ये दोनों राजवंश क्यों आते हैं इसमें। दोनों राजवंश इसीलिए आते हैं कि बीच में 20 सालों तक इनका राजपाट समाप्त हो गया था, लेकिन हमीर नाम का व्यक्ति जो सिसोदा गांव से आता है और दोबारा राजपाट की शुरुआत करता है, इस वजह से आगे हमीर के बाद में जितने भी राजा बने वो सारे के सारे सिसोदिया कहलाए। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिसोदिया कहलाते हैं। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इस राजपाट की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और फिर तुम्हारे डायरेक्ट जो राजा है कुंभा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीच के जो राजा हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। और बिना मतलब की चर्चा करने से मतलब ही क्या? अरे बीच के राजा थोड़ी पढ़ोगे। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखो गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश। अब देखो इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? संस्थापक। वल्लभी गुजरात है, यहाँ का राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। यहाँ के राजा का नाम क्या था? शिलादित्य। और इसकी रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। वल्लभी गुजरात है, यहाँ के राजा कौन थे? शिलादित्य। और इसकी रानी का नाम क्या था? पुष्पावती। ये कहा जाता है कि जो पुष्पावती है ये अपने राजस्थान की थी, और राजस्थान में भी आबू की थी, परमार वंश से संबंधित थी। तो ये जो पुष्पावती है इसके 6 बेटियां हो गई पहले, बेटा नहीं हुआ। और जब बेटा नहीं हुआ तो ये क्या करती है, यहाँ पर आबू में आती है, सिरोही में आती है अंबा माता के धोख लगाने के लिए। ठीक है। ये सोचती है कि एक बार अंबा माता के धोख लगा दे, उसके बाद में हो सकता है पुत्र अपने जन्म जाए। तो ये यहाँ से गुजरात से आती है आबू में अंबा माता के धोख देने के लिए। और जब यहाँ पर आती है ये अंबा माता की धोख देने के लिए, तो ये शिलादित्य यहाँ पर वल्लभी में राजा बने हुए थे। जैसे ये यहाँ पर आती है आबू में, पीछे से मलेच्छों का आक्रमण होता है। ठीक है। मलेच्छ जब आक्रमण करते हैं यहाँ पर, तो वल्लभी के राजा शिलादित्य है ये उन मलेच्छों से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस वल्लभी पर अधिकार हो जाता है उन मलेच्छों का। जो आक्रमणकारी थे, जो इससे युद्ध करते हैं, उनका अधिकार हो जाता है वल्लभी में। ये आबू में अंबा माता के भोग देकर पुत्र की कामना करने के बाद में ये वापस रवाना होती है गुजरात की तरफ। और जब वापस रवाना होती है तो बीच रास्ते में इसको बोलते हैं कि आप यहां से वापस गुजरात मत जाओ। जो कुछ पंडित थे उनको पता लग गया था पहले कि गुजरात के राजा शिलादित्य युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वो इसको रोकने का प्रयास करते हैं। इस पुष्पावती को बोलते हैं कि रानी आप वापस मत जाओ वहां पर, क्योंकि राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा था, और वो महिला सती नहीं होती जिसके गर्भ में बच्चा होता है। तो ये वहां पर
जब वो पंडित इसको बोलते हैं कि आप वहां पर वापस मत जाओ, रिटर्न मत जाओ, क्योंकि वहां पर शत्रु का अधिकार हो गया उस किले के ऊपर, वहां जाकर क्या करोगे, यहीं पर रुक जाओ। तो यहाँ पर ये अबू के पास में ही क्या करती है, यहीं पर अपना स्थान बना लेती है, यहीं पर रह जाती है। कुछ दिन बाद में ये बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने के बाद पंडित थे उनको वो बच्चा सौंप देती है। कमलावती नाम से एक ब्राह्मणी थी, उसको अपना बच्चा सौंप देती है कि इसका पालन पोषण तू करेगी। अब मैं तो मेरे पति की निशानी के साथ में जाकर सती हूँ। ये पुष्पावती क्या करती है, अपने बेटे को, जो बच्चा जन्म लेता है उसको उस कमलावती ब्राह्मणी को सौंप कर खुद सती हो जाती है। खुद जाकर अपने पति जो शिलादित्य है इनकी पगड़ी के साथ में, इनकी जो निशानी है उसके साथ में जाकर सती हो जाती है। अब उस बच्चे को, उस ब्राह्मणी को वो सौंप कर गई, वो ब्राह्मणी क्या करती है, उस बच्चे का पालन पोषण करती है। अब खुले में पालन पोषण भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा का बेटा है, अरे शिलादित्य का बेटा है। यदि उस शत्रु को पता चल जाए कि इस प्रकार से एक बेटा उसका वहां पर रह रहा है, तो वो शत्रु आकर उसको मार दे। इस वजह से ये कहा जाता है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ था उस बच्चे का पालन पोषण एक गुफा में किया गया, और गुफा में करने के कारण ही उस बच्चे का नाम रखा गया गुहादित्य। गुफा में पालन पोषण हुआ उसका, बड़ा हुआ वो गुफा के अंदर, इस वजह से उस बच्चे का नाम क्या रखा गया फिर, गुहादित्य। और उसी गुहादित्य ने कालांतर में भीलों के सहयोग से एक राजपाट की शुरुआत की, उस राजपाट का नाम है गुहिल राजवंश। उस राजवंश का नाम क्या है, गुहिल राजवंश। ठीक है, 566 ईस्वी में गुहादित्य ने यहाँ पर गुहिल राजवंश की स्थापना भीलों के सहयोग से। तो ये गुहादित्य था। तो सबसे पहले लिखो संस्थापक इसका, गुहिल राजवंश का संस्थापक लिखो। देखो गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में 566 ईस्वी में गुहादित्य ने की। गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य ने की। 566 ईस्वी में गुहादित्य ने की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, गुहादित्य गुहादित्य वल्लभी गुजरात के, गुहादित्य वल्लभी गुजरात के, गुहादित्य वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य, वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य, शिलादित्य व रानी पुष्पावती, व रानी पुष्पावती के पुत्र थे। के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो संस्थापक है गुहिल वंश का, वो है गुहादित्य। गुफा में पालन पोषण होने के कारण इसे गुहादित्य कहा जाता है। ये पॉइंट पे लिख लो, लिखो गुफा में पालन पोषण होने के कारण, गुफा का नाम लिखो तो वो भी लिख लेना, केव नाम की गुफा थी, वैसे आपके नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। गुफा में पालन पोषण होने के कारण, गुफा में पालन पोषण होने के कारण, पालन पोषण होने के कारण इसे गुहादित्य कहा जाता है।
इसे गुहादित्य कहा जाता है। गुहादित्य कहा जाता है। गुहादित्य कहा जाता है। अब देखो इसकी उत्पत्ति के मत, इस गुहिल वंश की उत्पत्ति के अलग अलग मत हैं। अलग अलग लोग बोलते हैं कि ये अलग अलग, जैसे कोई ब्राह्मण थे तो वो बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की संतान है, कोई विदेशी थे तो वो बोलते हैं कि ये तो विदेश से आए हुए लोग हैं, इतने प्रतापी राजा तुम्हारे राजस्थान में हो ही नहीं सकते। तो कौन से व्यक्ति ने कौन सा मत दिया इनकी उत्पत्ति से संबंधित, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अबुल फजल था, तो अबुल फजल बोलता है कि ये तो ईरान के राजा थे जिनका नाम था नौसेका, उस नौसेका के वंशज है। कर्नल जेम्स टोड है, वी स्मिथ है, वो बोलते हैं कि ये तो विदेशी थे। ठीक है, तो अलग अलग लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग मत देते हैं। कौन से व्यक्ति ने कौन सा मत दिया ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो लिखो गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत, गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत। गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत। गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत। सबसे पहले देखो अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल कहता है कि ये तो गुहिल है, कोई गुहादित्य वगैरह नहीं था, ये तो कोई विदेश से एक व्यक्ति यहाँ आया था और उसने यहाँ पर, ईरान से एक व्यक्ति यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर राजपाट शुरू कर दिया। अबुल फजल बोलता है कि ईरान का राजा था नौसेखा, नौसेखा वो यहाँ पर आता है और उसके वंशज यहाँ पर राजपाट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो अबुल फजल ने गुहिलों को, अबुल फजल ने गुहिलों को ईरान के राजा नौसेखा आदिल, ईरान के राजा नौसेखा आदिल के वंशज बताए। ईरान के राजा नौसेखा आदिल के वंशज बताए। ठीक है, फिर देखो विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ, ये दोनों के दोनों बताते हैं गुहिलों को कि ये विदेशी थे। ठीक है, पूरी थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी लिख लेना। कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ ने गुहिलों को विदेशी बताया, गुहिलों को विदेशी बताया। गुहिलों को विदेशी बताया। अब एक दो पंडित जी थे वो भी इतिहास लिखते हैं, वो बोलते हैं कि तो ब्राह्मण थे। ठीक है, डी आर भंडारकर, वो बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो लिखो डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, डी आर भंडारकर, देवदत्त भंडारकर इसका पूरा नाम था। गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों के दोनों बताते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की संतान है।
अब खुद पंडित जी थे, खुद इतिहास लिखते हैं, तो ये तो खुद के बारे में लिख कर जाएंगे। हाँ ठीक है। और ब्राह्मणों भी नागर ब्राह्मण बताते हैं ये, नागर ब्राह्मण। हाँ नागर ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद में लिखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, या उसका नाम लिख लो पूरा, उसके आगे लिख लो शॉर्ट में, सूर्यवंशी विशुद्ध क्षत्रिय बताया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोहिला गांव सिरोही का निवासी था, ये राजस्थान का इतिहास लिखता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GH ओझा। सूर्यवंशी यही बोलता है विशुद्ध क्षत्रिय। विशुद्ध क्षत्रिय। ये इनकी उत्पत्ति से संबंधित मत है। ठीक है। गोहिलों को ईरान के राजा नौसेखा के वंशज कौन बताता है? अरे गोहिलों को ईरान के राजा नौसेखा के वंशज कौन बताता है? कौन सा इतिहासकार बताता है? अब गोहिलों को ब्राह्मण कौन बताता है? गोहिलों को विदेशी कौन बताता है? इनको विशुद्ध क्षत्रिय सूर्यवंशी कौन बताता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझानी। ठीक है। इनमें से कोई सा मत देकर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, ये किसने कहा था इनको। ठीक है। जैसे एक बार चौहानों का मत पूछ लिया था, जो पहले तुम्हारी एग्जाम लगी थी, इसमें SKN के अंदर अलग से सुपरवाइजर की एग्जाम लगती है SKN में, 10-20 पोस्ट थी, कितनी पोस्ट थी उसमें, उसमें चौहानों के बारे में पूछ लिया था कि चौहानों को चंद्रवंशीय बताया, वो कौन से अभिलेख में बताया, सीधा क्वेश्चन आया। हाँ से हरियाणा में एक अभिलेख लगा हुआ है, उसमें उन चौहानों को चंद्रवंशीय बता रखा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो इनमें से भी मत पूछ सकता है आपको गुहिलों की उत्पत्ति से। फिर देखो यहाँ पर ये जो गुहिल है, इनका ध्वज लिखो, गुहिलों का ध्वज, ध्वज। यहां तो सूर्य लगा हुआ है ध्वज के अंदर। ठीक है। इस जगह पर बीच में चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। फिर देखो यहां पर आवाज नहीं रही। क्या हुआ? ये तलवार ले रखी है इसने हाथ में। इनके चिन्ह में यहां पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को, धर्म को
तिहि राखे करतार, ये इनके ध्वजा के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनका ध्येय वाक्य पूछ लेते हैं कई बार कि गुहिलों का ध्येय वाक्य क्या है। गुहिलों का ध्येय वाक्य कौन सा है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। एक तरफ राजा बना हुआ है जो झंडा है उसके अंदर, और एक तरफ भील सेनापति बना हुआ है। ठीक है, बीच में चित्तौड़गढ़ किला है, उसके चित्र अंकित है, और यहाँ पर है सूर्य। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजा भील सेनापति। भील सेनापति। सही नहीं बना? तुम सही बना लो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, यहाँ पर बन जाएगा सही। इस प्रकार से कर लेना, ऐसे कर लेना। अभी दिखा दूंगा तुम्हें, बना हुआ दिखा दूंगा। एक बार उतारो तुम। ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये वाक्य है इनका ध्येय वाक्य, कि जो धर्म को पूरा निभाए उसके ऊपर छत्र छाया है वो ईश्वर की रहती है। करतार का मतलब होता है ईश्वर। तलवार नहीं होता है, ईश्वर होता है, कि जो अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाता है उस पर छत्र छाया ईश्वर की रहती है। तलवार लिख लिया क्या तुमने? कोई बात नहीं, लिख लिया। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो, भील, सबसे पहले भील ही मिलकर गुहिल को राजा बनाते हैं। सारे के सारे वहां पर उदयपुर में, मेवाड़ में जो भी भील थे वही मिलकर गुहिल को राजा बनाते हैं, और हमेशा भील हमेशा राजा का साथ देते हैं मेवाड़ के अंदर। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इनके ध्वज के अंदर जो झंडा है इनका, उसमें भी एक तरफ भील सेनापति का चित्र मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक तरफ राजा रहता है। जब भी मेवाड़ का राजा युद्ध करने जाता है, जैसे महाराणा सांगा देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, हमेशा भील सेनापति उनके साथ में खड़ा रहता है। जैसे पुंजा भील था, तो पुंजा भील महाराणा प्रताप की सेना में हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था। भीलों की सेना का नेतृत्व तो पुंजा भील ही कर रहा था। तो इस वजह से भील हमेशा राजा का साथ देते थे। तो राजा भी क्या करता है, अपने ध्वजा के अंदर, अपने झंडे के अंदर एक तरफ भील सेनापति का चित्र बनवाता है और एक तरफ राजा का राणा का चित्र रहता है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले मेवाड़ के ध्वज के अंदर कौन सी पंक्ति लिखी हुई है, कौन सी पंक्ति अंकित है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। एक तरफ किसका चित्र मिलता है और एक तरफ, इसके अलावा कौन से देवता का चित्र मिलता है?
सूर्य देवता का चित्र मिलता है। बीच में कौन से किले का चित्र मिलता है? चित्तौड़गढ़ किले का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश के कुल देवता कौन है, इनके आराध्य देवता कौन है? ठीक है, इसके अलावा इनकी कुल देवी कौन है, इनकी कुल जो आराध्य देवी है वो कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लिखो भीलों के कुल देवता, सॉरी गुहिलों के कुल देवता, गुहिलों के कुल देवता, गुहिलों के कुल देवता, गुहिलों के कुल देवता, इनके कुल देवता है जिनका नाम है एकलिंग जी। एकलिंग जी, और एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर। कहां पर बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। मेवाड़ के राजा इसी एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं, खुद इनका दीवान मानते हैं खुद को। ठीक है, इसी वजह से महाराणा प्रताप के गीतों में भी है कि वो हल्दी घाटी रो शेर कटे वो एकलिंग दीवान कटे। दीवान का मतलब प्रधानमंत्री होता है, कि उस एकलिंग जी का जो दीवान है, प्रधानमंत्री है, वो कहां पर है? जब वो वन के अंदर घूम रहा था, वन में अपना समय काट रहा था, उस समय की बात है। ठीक है, तो लिखो इसमें, इसी में लिख लो एकलिंग जी में। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के राजा स्वयं को, मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। मेवाड़ी राजा स्वयं को एकलिंग का दीवान मानते हैं। फिर देखो इनके आराध्य देवता, आराध्य देवता, गुहिलों के जो आराध्य देवता है वो है चारभुजा नाथ जी। चारभुजा नाथ जी, राजसमंद में मंदिर बना हुआ है। राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इनकी कुल देवी, कुल देवी, गुहिल राजवंश की कुल देवी, कुल देवी है इनकी बाण माता, कुल देवी है इनकी बाण माता। उदयपुर में मंदिर है, वैसे तो चित्तौड़ में भी मंदिर है, राजसमंद में भी है, लेकिन मुख्य रूप से बाण माता उदयपुर है। फिर देखो आराध्य देवी, आराध्य देवी चारभुजा देवी, राजसमंद, ये इनकी आराध्य देवी है। इनके कुल देवता एकलिंग जी क्यों बने, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि जब बप्पा रावल युद्ध करने जाता है, चित्तौड़गढ़ किले को जीतता है, तो वो इन्हीं के आशीर्वाद से जीतता है। ठीक है, अरे जो इनमें गुहिलों में राजा बना था जिसका नाम था बप्पा रावल, जो बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराता था। किसकी गायें चराता था? हारित ऋषि की, गवाला था एक प्रकार से। लेकिन हारित ऋषि का अंतिम समय आया कि अब हारित ऋषि कुछ ही दिन और जीने वाले हैं, तो हारित ऋषि अपने चेले से पूछते हैं, बप्पा रावल से पूछते हैं कि बप्पा रावल क्या चाहिए तुझे, बोल, अभी तो मैं तेरा जुगाड़ कर दूं, मेरा तो जाने का समय आ गया है।
तो बप्पा रावल बोलता है कि गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए घर का जुगाड़ कर दो। तो वहां पर फिर वो क्या करते हैं, हरित ऋषि तपस्या करते हैं, देवी की तपस्या करते हैं। देवी प्रकट होती है, बोलती है कि तुम्हें घर बार चाहिए, तो तुम्हें राजपाट चाहिए, तो तुम भगवान शिव की पूजा करो। हरित ऋषि भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसके बाद में भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि तुम जाना और इस दिन जाकर वहां पर आक्रमण करना, वहां पर जो मौर्य राजा है उसको हरा देना और चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लेना। तो फिर उसी शिव जी के आशीर्वाद से बप्पा रावल क्या करता है, अपनी सेना लेकर जाता है, 734 में चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करता है, मान मौर्य को हराता है और उस पर अधिकार कर लेता है। राजपाट पूरा मिल जाता है। जब बप्पा रावल को राजपाट उस शिव जी के आशीर्वाद से मिलता है, तो बप्पा रावल सोचता है कि शिव जी कहाँ रहते हैं। अरे शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। अरे शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। तो बप्पा रावल क्या करता है, सबसे पहले तो उदयपुर में उस कैलाश पर्वत के नाम से गांव बसाता है, उसको बोलते हैं कैलाशपुरी। गांव को क्या बोलते हैं, कैलाशपुरी। और उसी कैलाशपुरी गांव के अंदर बप्पा रावल क्या करता है, मंदिर बनवाता है उस भगवान शिव का, और उसको बोलते हैं एकलिंग जी। उसको क्या बोलते हैं, एकलिंग जी। बप्पा रावल ने भगवान शिव के आशीर्वाद से राजपाट हासिल किया था, इसी वजह से एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। कौन से गांव में बनवाया था, कैलाशपुरी में। यही एकलिंग जी है, ये मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता कौन है, मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी कहाँ पर है, मंदिर किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने। किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने। फिर देखो यहाँ पर मेवाड़ के राजा स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देवता कौन है, मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता कुल देवी कौन है, मेवाड़ के राजाओं की आराध्य देवी कौन है, चार भुजा देवी। ठीक है, इसके बाद में देखो जो राजा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुंभा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तुम्हारे सर आ गए हिंदी के, भारी करें।